दोस्तों, अभी राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी मर चुकी है। ये बयान आया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद। एक तरफ पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती की बात होती है, दूसरी तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश पर हमला कर रहे हैं। सच क्या है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर पवनीत सिंह। यूपीएससी स्टूडेंट्स को पिछले 15 सालों से पढ़ा रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। इनकी खासियत ये है, ये फैक्ट्स और हिस्टोरिक रेफरेंस से समझाते हैं। अगर आप इंटरनेट में जाएंगे तो गेम ऑफ नैरेटिव चलता है। एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी, हम अपने देश की बात करना चाहते हैं। बहुत से सवाल जो लोग करते हैं उसके जवाब आपको मिलेंगे। बीजेपी ने पूरा देश अंबानी अडानी को बेच दिया। पीएम मोदी घाना जैसी छोटी कंट्रीज में क्यों जाते हैं? एक तरफ आप मालदीव्स को बॉयकॉट करके लक्षद्वीप की बात करते हो और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी मालदीव्स जा रहे हैं। भारत का पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के साथ क्या रिश्ता है? आज और आने वाले कई सालों तक क्या हो सकता है, उस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। भारत के यूथ को मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, वॉच द एपिसोड टिल द एंड। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक्स सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से हम एक एनजीओ चला रहे हैं जिसमें 200 से ज्यादा गरीब बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। फिर अब आपने देखा होगा, जो अभी पार्लियामेंट्री मॉनसून सेशन चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल जो ऑपोजिशन कर रहा है वो यही कर रहा है कि अटैक हो कैसे गया। पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के अंदर एक टेररिज्म सेंचुरी बनी हुई है। उसकी तरफ से ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स उसने बनाकर रखे हुए हैं। उन ओवरग्राउंड वर्कर्स को पिछले 10 सालों से आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। एक दिन में 30 साल 40 साल बनी पुरानी इस टेररिज्म की इंडस्ट्री को खत्म नहीं किया जा सकता। आप अगर आज की डेट में अटैक हुआ है तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ तो मना नहीं करी ना कि पहलगांव में अटैक नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने तो एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं पहलगांव में तो कुछ हुआ ही नहीं था जी। गवर्नमेंट ने माना ना कि पहलगांव में हुआ। एलजी ने ये बात बोली ना कि हाँ सिक्योरिटी लैप्स था। एलजी का स्टेटमेंट आया था 3 हफ्ते पहले। अब आप जब ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है कि एक सिक्योरिटी लैप्स था, उसके बाद ऑब्वियस ही बात है काउंटर मेजर्स होंगे। देन द क्वेश्चन इज आफ्टर दैट व्हाट। अब यहाँ पर ये सवाल करने के बजाय ना वी नीड टू फर्स्ट फोकस ऑन कि व्हाट डज द कंट्री नीड टुडे। गवर्नमेंट ने जब क्लैरिफाई कर दिया कि भैया ठीक है एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ, सिक्योरिटी लैप्स को एड्रेस किया जा रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ, एलजी ने एक्सेप्ट किया कि मेरे देखरेख में, मेरे पॉलिटिकल लीडरशिप में सिक्योरिटी लैप्स हुआ, देन व्हाई द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। राहुल गांधी कहते हैं एक्सेप्ट कर लिया तो आप प्रधानमंत्री मोदी को बोलो रेजिग्नेशन दे दें। वो कौन होता है रेजिग्नेशन मानने वाला? तब रेजिग्नेशन मांगा था आपने उस टाइम पे मनमोहन सिंह का, जब 2008 में मुंबई अटैक हुए थे। तब आपने मनमोहन सिंह को बोला था रिजाइन करने को, जब आपने मुंबई में ट्रेन अटैक्स हुए थे 2006 में। इनके टाइम पे तो हर दूसरे महीने अटैक होता था। तब तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो रिजाइन किया नहीं। क्यों सीरियसली लेते हो इन लोगों को? सर ऑपोजिशन है, आपको देश की एक नेशनल पार्टी है इतने सालों से। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन भी बन सकती है ना। जरूरी नहीं है कि हर चीज में डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करनी है। ये भी तो चर्चा हो सकती है कि ठीक है अगर ये सिक्योरिटी लैब्स थे तो इनको एड्रेस करने के लिए हमारा ये तरीका होता है। आपको पता है ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड शैडो कैबिनेट। जो ऑपोजिशन होती है ना वो शैडो कैबिनेट होती है। आप पढ़ना इसके बारे में। ब्रिटेन में अगर एक फॉरेन मिनिस्टर होता है ना तो ऑपोजिशन वाले अपना एक फॉरेन मिनिस्टर बनाते हैं वहां पे, और वो फॉरेन मिनिस्टर को टेल करता है इनका ऑपोजिशन का फॉरेन मिनिस्टर। और वहां पर पता है क्या होता है? अगर फॉरेन मिनिस्टर कोई गलती करता है ना, फॉर एग्जांपल, तो ऑपोजिशन वाला जो शैडो फॉरेन मिनिस्टर होता है ना वो अपनी पॉलिसी रखता है वहां पे लोगों के सामने। दैट्स व्हाट अ हेल्दी डेमोक्रेसी इज। है इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव? आपने कभी देखा है पिछले 10 साल में कोई ऑल्टरनेटिव पे चर्चा होते हुए? एक ही पॉइंट का एजेंडा है, मोदी खराब है, मोदी बेकार है, बीजेपी खराब है, बीजेपी बेकार है, आरएसएस खराब है, आरएसएस बेकार है। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव विजन है? आपके पास कोई ऑल्टरनेट है?
कुछ है आपके पास? वो कहते तो है कि अडानी अंबानी ने देश खा लिया है और बिरला ने क्या किया था इनके साथ, इतिहास है गवाह, पढ़ लो किताबों में। आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है, विजन क्या है कंट्री को लेके, आप ये बताओ मुझे। पहलगांव में अटैक हुआ ना, सिक्योरिटी लैब्स हुआ ना, आप ये बताओ कि हम अगर पावर में होते तो हम इस सिक्योरिटी लैब्स को ऐसे टैकल करते। स्ट्रेटजी है सर। 11 बजे सुबह उठ के 2 बजे अपने ऑफिस में आकर लैम्ब चॉप खाकर ना राजनीति नहीं होती। पहले तो इस माइंडसेट से बाहर आ जाओ आप, तब जाके देश की समस्याएं क्या है आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अगर आज आप ऑपोजिशन में हो, अच्छी बात है, ऐसा ना हो कि जीवन भर रहो, कोशिश ये करो कि कंस्ट्रक्टिव लेवल पर एक सजेशन दो, पर वो सजेशन आप दे नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कुछ, यू हैव नो आइडिया अबाउट एनीथिंग। ट्रेड वॉर चल रही थी, पूरी दुनिया में चल रही थी। यूएस चाइना का ट्रेड का जो रिलेशनशिप था एकदम से ही रीसेट हो गया, टोटल रीसेट। टॉक्स इन लंदन, फ्रेमवर्क बनाया गया कि आगे काम कैसा होगा। चाइना ने जो रेयर अर्थ, जो मैग्नेट्स थे, दोबारा से यूएस को भेजना शुरू किया। यहाँ पर ये सवाल आ रहा है कि जब चाइना, जिसके ऊपर वो कह रहे थे 135% इस तरह के टैक्सेस लगेंगे, जो सबसे ज्यादा रेज में थी उस वक्त बात, चाइना की बात सेटल हो गई। इंडिया की जब बात आती है वो कह रहे हैं कि अभी टॉक्स चल रही हैं और जो फाइनलाइज होगा वो होगा बाय द फॉल ऑफ 2025। हमारी ट्रेड डील्स में जिसके इतना टैरिफ भी 10-15-20% हमारे ऊपर बात चल रही थी, जिसके साथ इतनी बड़ी बात चल रही थी 100-200%, उसके बाद टॉक्स खत्म हो गई हैं, बात आगे शुरू हो गई है, हमारी टॉक्स ही चल रही हैं अभी भी। तो टॉक्स इसलिए चल रही हैं यार क्योंकि आपको एक चीज समझनी है कि चाइना एंड इंडिया आर नॉट द सेम इन दिस रिगार्ड इन टॉकिंग टू यूएस टुडे। यूएस का इंटरेस्ट इंडिया में क्या है? उसका इंटरेस्ट वो है कि भाई मुझे आपके डेयरी सेक्टर में कंप्लीट एंट्री चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अपने फार्मर्स को, डेयरी फार्मर्स को, डेयरी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सब्सिडीज दे दे के ग्लोबल चैंपियन बनाया हुआ है। अमेरिका को ये लगता है कि भाई इंडिया जैसी मार्केट में मेरी मोनोपोली क्यों नहीं है। आज आप घर पे जाते हो, मार्केट में जाते हो, आप क्या लेते हो? मक्खन में अमूल का लेते हो। आप कभी क्राफ्ट का मक्खन देखा है आपने? क्राफ्ट का चीज मिलता है बट कभी हम खरीदते हैं? हम ब्रिटानिया ले लेंगे, अमूल ले लेंगे, हमारे अपने इंडिजीनस ब्रांड्स है। हम अपने इंडिजीनस ब्रांड से एक पूरी इंडिया के अंदर एक मार्केट क्रिएट कर चुके हैं। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इस मोनोपोली को तोड़े। हमारी ये मोनोपोली हम तोड़ने नहीं देना चाहते क्योंकि हमारे यहाँ पर जो डेयरी इंडस्ट्री है, उस डेयरी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करना और उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। अमेरिका अगर हमारे को प्रेशराइज करेगा कि नहीं भाई मैं आपके पे टैरिफ लगाऊंगा, तो ठीक है आप लगाओ, लेकिन हम आपको अपनी डेयरी सेक्टर में एंट्री तो नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि भाई हर चीज में आपकी मोनोपोली हो जाए, वो तो नहीं होगी। तो ये टाइम लगेगा इन चीजों में, ये ओवरनाइट चीजें नहीं होती। राइट। अभी सर ब्रिक्स समिट हुआ था, क्या होता है सर ब्रिक्स? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका एक ग्लोबल ग्रुपिंग है ये, एज एन ऑल्टरनेट टू दी वेस्टर्न कंट्रीज, G7। तो क्यों बनाया गया ये इसीलिए बनाया गया कि भाई ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है इनको एक वॉइस मिले ग्लोबल लेवल पर, एक पूरे वर्ल्ड में, ताकि जो G7 कंट्रीज का दबदबा, उनका जो वेस्टर्न वैल्यूज का एक दबदबा है, उसके काउंटर में एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट हो। है पावरफुल है, बट जाहिर सी बात है कि एक डायरेक्शनलेस ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब मैं ब्रिक्स को देखता हूँ एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह जो नया तैयारी करने आता है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। वो टॉपर के वीडियो सुन लेगा, किताब खरीद लेगा जाके, फिर अगले दिन कोचिंग में बैठेगा, वो टीचर की बात सुन लेगा, किताब खरीद लेगा जाके। वो पहला अटेम्प्ट अपना ऐसे ही बर्बाद करता है, रोज जाके कुछ नया पढ़ लेता है। तो ब्रिक्स भी वही है, वो जब से बना वो तब से यही कर रहा है। ट्रम्प तो कह रहे हैं कि जो ब्रिक्स कह रहे नहीं है, कह रहा है, उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। छिछोरा आदमी है, उसको वैसे ही ट्रीट करो जैसा है वो। तो ट्रम्प कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ आप? जो मर्जी कहे। ट्रम्प ये कह रहे हैं ब्रिक्स एक छोटा सा ग्रुप है, खत्म हो जाएगा जल्दी। वी हैव अ स्मार्ट प्रेसिडेंट, वोंट लेट डॉलर फॉल, डॉलर इज किंग। कोई भी देश जो डॉलर को रिप्लेस करना चाहेगा उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। देखो आपको एक चीज ये समझनी है कि अगर डॉलर किंग होता ना तो ट्रम्प को ऐसी स्टेटमेंट देनी ना पड़ती। उसकी हवा निकली हुई है, उसको ये बात पता है कि डॉलर के दिन आ चुके हैं। कितने दिन बचे हैं ये कोई नहीं बता सकता, ये तो जैसे वर्ल्ड अनफोल्ड होगा तब पता चलेगा, टाइम अनफोल्ड होगा तब पता चलेगा। लेकिन अगर डॉलर किंग होता ना तो आपको इस चीज़ का प्रचार नहीं करना पड़ता। इस चीज़ को समझो। पहली बात तो कोई भी आदमी अगर खड़ा होकर किसी भी चीज़ को लेकर लाइफ में आप ऑब्जर्व करना है कि अगर प्रचार कर रहा है ना कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, तो उसका प्रोडक्ट सबसे गंदा है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट होता है तो वो वर्ड ऑफ माउथ से चलता है।
मैं एक फिर एग्जांपल देता हूँ, अमूल का मक्खन है। अमूल का मक्खन इसलिए चलता है क्योंकि सबको पता है क्वालिटी है, ठीक है ना, उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, उसने क्वालिटी से नाम बनाया। इस तरीके से समझो, डॉलर आज की डेट में वही चीज है, उसको पता है कि डिक्लाइन इमिनेंट है, वो हाथ पांव मार रहा है। कभी वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर पड़ जाएगा कि चलो क्रिप्टो को हम राइज करते हैं एज अ ऑल्टरनेटिव, क्रिप्टो को बैक कर देगा, डॉलर बैक्ड, डॉलर पेक्ड क्रिप्टो, ठीक है, उसको भी ये बात पता है। बट हाँ, क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल रिप्लेस डॉलर, वी डोंट नो दैट। हु विल रिप्लेस डॉलर, वी डोंट नो दैट। चाइना बहुत कोशिश कर रहा है, इंडिया अलग लेवल पर कोशिश कर रहा है। आज अगर हमारा इंडिया का रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, हमारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस यूरोप में फ्रांस भी कर रहा है, और साथ में सिंगापुर भी कर रहा है, और साथ में यूएई भी हो रहा है, घाना में भी बोला था, हर जगह हो रहा है, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा। तो ट्रंप को ये बात पता है कि ऑल्टरनेट्स लोग ढूंढ रहे हैं, और आज अगर ऑल्टरनेट राइज हो रहा है, ये ऑल्टरनेट देखो फिर वही बात है कि डॉलर की हेजेमनी बनने में 30-40 साल लगे, उसको गिरने में भी 10-20 साल लगेंगे ही लगेंगे, बट पॉसिबिलिटी बट गिरेगा वो परमानेंट नहीं रहने वाला, बिकॉज द वर्ल्ड हैज बिकम फेड अप। देखो, अगर अमेरिका मनमानी ना करता, अगर अमेरिका ये कहता कि ठीक है यार, डॉलर एक ट्रेड की करेंसी है, अगर हमारा किसी दूसरे देश के साथ मतभेद है तो हम उसको मतभेद को एक्सेप्ट करते हैं, पर जो अमेरिका ने हरकतें करी हैं, सैंक्शन लगा देना, ट्रांजैक्शंस को रोक देना, स्विफ्ट से बाहर कर देना, इन चीज़ों से लोगों को अब समझ आ गया वर्ल्ड में कि डॉलर इज अ टूल ऑफ अमेरिकन इंपीरियलिज्म। इस टूल को अब तोड़ना है। अगर इंपीरियलिज्म खत्म हो सकता है ना सर, वो ब्रिटिश एम्पायर का एरोगेंस कि भाई द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि शशि थरूर ने बोला था ना कि द गॉड ऑल्सो डजंट ट्रस्ट द ब्रिटिश इन द डार्क, वो हाल अमेरिका का है। तो ये होना है, इमिनेंट है, तो इस चीज को आप लेके चलो। रशिया ने ट्राई किया था, फेल क्या हो गया? नहीं, क्योंकि रशिया अकेला नहीं कर सकता, रशिया नीड्स अ कंप्लीट बैकिंग ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ कंट्रीज। क्या किया था इन्होंने, थोड़ा सा एग्जैक्टली बताइए। नहीं देखो, रशिया ने यही बात बोली थी कि हम एक ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करते हैं, चाइना ने बोला उसमें कि नहीं, ब्रिक्स करेंसी की जगह आप युआन को लॉन्च करो। अब वो वहां पर दोनों का मतभेद आ गया। रूबल अपना नहीं, उन्होंने रूबल भी नहीं बोला था, उन्होंने कहा एक नई करेंसी लॉन्च करो, ब्रिक्स करेंसी, जिसमें हम ब्रिक्स वाले आपस में ट्रेड करते हैं। पर वो चीज नहीं मटीरियलाइज हुई, क्योंकि चाइना का ऑब्जेक्टिव ये था कि नहीं भाई, युआन को इंटरनेशनलाइज करो। फिर वही बात है, आप यहाँ पर फर्क देखो कि चाइना का ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल लेवल पर अमेरिका के डॉलर की तरह युआन का अब इंटरनेशनलाइजेशन। फिर हमारा तो कोई पॉइंट नहीं है उसमें। नहीं, हमें उनसे लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ जाके किसी कंट्री को ये बोलते हैं कि सर आपके सामने युआन का इंटरनेशनलाइजेशन है और ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपीआई का, आप डिसाइड करें। अगर इमीडिएट नेचर पे मैं बात करूं, अगर डॉलर गिरता है तो वो भारत के लिए कैसा है? देखो, भारत के लिए वो चीज़ अफेक्ट जरूर करेगी हमारी इकोनॉमी को काफ़ी बैडली, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पूरी डॉलर पैक्ड है। हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारे जितने भी फॉरेन FII जो है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, ये सारा डॉलर पैक्ड है। अफेक्ट जरूर करेगा, पर मैं फिर वही कह रहा हूँ, डॉलर एकदम से नहीं गिरने वाला। ऐसा नहीं है कि कल रात को हम सोए और परसों सुबह उठे और ट्रंप का ट्वीट आ गया कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन दिस मैटर, डॉलर इज नो मोर। ठीक है, वो नहीं होने वाला। डॉलर तब गिरेगा जब कोई ना कोई अल्टरनेट करेंसी ग्लोबल लेवल पर ट्रैक्शन गेन करेगी। सर, जब भी हम बाहर जाते हैं ना, जब हम देखते हैं, जैसे अब US जाओ, जब सर अब देखते हो ना कि भाई उनका 1 रुपये हमारे 100 रुपये, डॉलर जब देते हैं कि उनका 1 रुपये हमारे 80 रुपये, सर हमारा देश कब एक इक्वालिटी में जी पाएगा? सर, ये अमेरिका को जहां पर वो आज पहुंचा है उसको 200-250 साल लगे हैं, आपके देश को 70 साल हुए हैं। आप 70 साल में द फैक्ट कि आप इस लेवल तक पहुंच गए हो, हैव पेशेंस। हमारे इंडियंस में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें पेशेंस किसी को नहीं है। हमको सबको चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में ना हमारा देश बर्बाद हो रहा है। और मैं आपको एक साधारण तरीका बताऊं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको जज करनी हो ना, तो आप किसी व्यक्ति को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाओ, खाने का ऑर्डर दे दो, और अगर वो व्यक्ति खाना आने से पहले प्याज चटनी खाने लग जाए ना, तो आप समझ जाना कि उसको एक साइकोलॉजिकल इशू है। इशू क्या है कि उसको चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लाइफ में, उससे पेशेंस नहीं है उसमें। ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है साइकोलॉजी का, उससे आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति का इंपल्सिव नेचर है। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है यार। चीज़ें देखो, हमारी कंट्री के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हम एक बहुत डाइवर्स सोसाइटी है, हम होमोजीनस नहीं है चाइना की तरह। एक डाइवर्स सोसाइटी को ग्रो करने में टाइम लगता है। हम जापान की तरह एक होमोजीनस सोसाइटी नहीं है कि भाई World War II हुई, बम गिरे, उसके बाद नहीं, नेशनल कॉन्शियसनेस लेवल पर एक डिसीजन आ गया, हम सब काम करेंगे। यहाँ पर टाइम लगता है, हर बंदा अपने हिसाब से काम करता है। सो वी विल टेक आवर स्वीट टाइम, दैट डजंट मैटर, बट वी हैव टू बी पेशेंट। जून 2025 इलॉन मस्क ट्वीट करते हैं, टाइम टू ड्रॉप द बिग बॉम्ब,
डोनाल्ड ट्रंप इन एप्स्टीन फाइल्स। आगे ट्रंप लिखते हैं कि जो रियल रीजन है वो अभी तक पब्लिक में नहीं आया, जो सच है वो आएगा। और डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक किया गया कि एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर देगी। मैं आपसे सिंपली जानना चाहता हूँ, ये जो जेफरी एप्स्टीन फाइल है ये क्या है? ये फाइल बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट भी नहीं है, इनफैक्ट ये एक डायरी थी जो जेफरी एप्स्टीन ने मेंटेन करी थी अपने क्लाइंट्स को लेके, जहाँ पर वो नाबालिग लड़कियों को सप्लाई करता था बड़े बड़े लोगों को। इसमें ब्रिटिश की रॉयल फैमिली से लेकर इसमें टेक बिलियनियर्स जितने भी अमेरिका में हैं, इसमें अमेरिका के पॉलिटिशियंस, प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट्स एट्सेट्रा, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली क्या है कि वो एक रिकॉर्ड था, वो एक ऐसा डायरी थी जिसमें उसने सिर्फ अपने क्लाइंट्स का नाम लिखा हुआ था। उन क्लाइंट्स के नामों के अंदर सिर्फ ये बातें छुपी थी कि भाई उसने अपने जो जेफरी एप्स्टीन के अपने रिजॉर्ट्स थे, उन रिजॉर्ट्स में कौन से क्लाइंट को कौन सी लड़की, किसी को नाबालिग लड़की चाहिए, किसी को 18 साल की वर्जिन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सबके अलग डिमांड्स होते हैं ना यहाँ पे, तो उसके हिसाब से वो किसको क्या सप्लाई करता था। सो दैट वॉज प्रिंसिपली दी थिंग इन दी एप्स्टीन फाइल। सो वो अमेरिका में एक बहुत बड़ा इशू बन गया। अब अमेरिका में क्योंकि वो ट्रंप जैसा मूर्ख जो है वो इस पर्टिकुलर नैरेटिव को हार रहा है, तो ट्रंप के जो भक्तजन है वहाँ पर वो अब नया उन्होंने वहाँ पर शुरू कर दिया बोलना कि भाई ट्रंप तो इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ट्रंप जो है वो विसल ब्लोअर था, उसी ने ये चीज़ों के बारे में बोलना शुरू किया। देखो, अगर विसल ब्लोअर होता ना तो सबसे पहले वो पब्लिक करता फाइल्स को, क्योंकि विसल ब्लोअर कभी भी किसी चीज़ को विदहोल्ड करके नहीं रखेगा। एथिक्स यही कहता है। द फैक्ट कि ही वॉज नोवेयर अ विसल ब्लोअर इज अ प्रूफ दैट ही स्टिल हाइडिंग द फाइल्स। और अगर वो एलन मस्क ने ये बात बोली भी, उसके अगले दिन ट्रंप को अगर लगता है कि भाई मैं इन्वॉल्व नहीं था तो फाइल डिस्क्लोज कर दो। आपके एफबीआई के पास फाइल्स हैं, आपके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास सारी फाइल्स हैं, कर दो आप पब्लिसाइज, क्या प्रॉब्लम है? तो अमेरिका में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इलॉन मस्क की नई पार्टी क्या जीतेगी? नहीं, कुछ नहीं। वो आम अमेरिका पार्टी उसने जो बनाई है उसका कुछ नहीं होने वाला वहाँ। क्यों बनाई है? वो इसलिए बनाई है क्योंकि उसका अब जो है मतभेद हो रखे हैं आज की डेट में ट्रंप के साथ। उसने इतना पैसा लगा के ट्रंप को जिताया कि चलो कल को मेरे को सब्सिडीज मिलती रहेंगी। अब वो इशू आ ही गए उसके साथ। इशू क्यों आया? मेजर नहीं, उसका इशू यही है कि ट्रंप की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसके साथ कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रंप को क्या चाहिए, नौकर टाइप आदमी चाहिए, 100% लॉयल्टी वाला। ट्रंप की मेंटालिटी ये है कि भाई मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग मत करो, आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि मैं परमात्मा का एक दूसरा अवतार हूं। तो परमात्मा ने आई एम द चूजन वन, तो मुझे अगर भगवान ने इस रूप में भेजा है तो आप भगवान की तरह मेरी पूजा करो। मुझे आगे ज्ञान मत बांटो कि सर ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द अमृत है। इसी रीजन से आप देखो कि ट्रंप के पीछे उसका एक नौकर खड़ा होता है, उसका नाम है जेडी वेंस। आपने देखा है कि जब भी ट्रंप कोई ऐसी ऊत टाइप की स्टेटमेंट देता है वो खड़े होकर तालियां बजाने लग जाता है उसके चपड़ासी की तरह, फिर इंटरव्यू भी देने लग जाता है। हाँ, कि बहुत अच्छा बोला। वो नौकर है ना उसका, वो नौकर है उसका। इसी रीजन से वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो उसकी वाइफ इंडियन है, उससे समझाती नहीं है? क्या समझाएगी यार उसको? वो उस जैसा आदमी जो ट्रंप के साथ खड़ा होकर चुनाव लड़के चुनाव जीत रहा है, उसको कौन समझा सकता है? मतलब आप ये सोचो ना कि कोई आदमी अगर ट्रंप के क्लोज सर्किट में भी है और उसके क्लोज क्वार्टर्स में भी है, तो वो ह्यूमन थिंकिंग के कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है। सर, आप ट्रंप के लिए इतना प्यार करते हो ट्रंप से, इफ देयर इज वन पीस ऑफ एडवाइस आप ट्रंप को देना चाहते हो तो क्या दोगे? नहीं, मैं उसको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई तू व्यापारी है, तू व्यापार कर, तू नेतागिरी मत कर, तेरे से नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, उसको छोड़ दो। बाइडेन वाज बेटर। बाइडेन वाज इक्वली अ डफर। वो तो मतलब प्रॉब्लम ये थी ना, वो बेचारा मानसिक तौर से ही हिला हुआ था, वो मेंटली रिटार्टेड था थोड़ा सा। उसको पता ही नहीं था कि वो प्रेसिडेंट भी है। वो कई बार पूछता भी था कि मैं हूँ क्या, पार्षद तो नहीं हूँ मैं, म्यूनिसिपैलिटी का काउंसलर तो नहीं हूँ न्यूयॉर्क का। मतलब अमेरिका के साथ, मतलब मैं तो कहता हूँ कि देखो सर, जितनी तबाही वर्ल्ड में अमेरिका ने करी है ना, तब दे डिजर्व पीपल लाइक दिस, दे डिजर्व पीपल लाइक दिस। पर हिस्ट्री में कौन अच्छा प्रेसिडेंट रहा है आपके हिसाब से? कोई तो ठीक ठाक रहा होगा यार। देखो, सारे प्रेसिडेंट्स अलग रहे हैं वहाँ, बट कोई अगर आपके हिसाब से कि हाँ एक लीडरशिप यार इब्राहिम लिंकन टाइप के लोगों की हुआ करती थी। मतलब दोज वर पीपल हु गेव कंट्रीज अ डायरेक्शन, ठीक है ना। वो एरा खत्म हो गया यार, दैट एरा हैज गॉन। मतलब दोज काइंड ऑफ पीपल, दोज काइंड ऑफ लीडर्स जिनको आप आज भी वैल्यू करते हो फॉर देयर एथिक्स, फॉर देयर स्टैंडर्ड्स, फॉर देयर वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस, वो खत्म हो चुका है। आज पब्लिक सर्विस सिर्फ एक धंधा है सर, एक बिजनेस है। ये यूएस के हिसाब से बात कर रहे हो, पूरी दुनिया के हिसाब से? पूरे दुनिया के हिसाब से सर। कोई भी लीडर नहीं आपको लगता जो एटलीस्ट इन यूएस तो नहीं है सर। वो इब्राहिम लिंकन और वो वाले जो एरा के लोग थे ना सर, वो एरा के लोग अब खत्म हो चुके। सर सुब्रमण्यम स्वामी भी तो कह रहे हैं
वो तो चलो यार कहने दो उसको क्या फर्क पड़ रहा है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप चाइना का हाल देख लो। और चाइना का अभी एक रिसेंट जो डेवलपमेंट है मैं आपको बताता हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम बोल रहे हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब चाइना बना रहा है। $160 बिलियन का डैम है, वहां से जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, वहां से बांग्लादेश, वो रिवर जो जा रही है वहां से वे ऑफ बंगाल। तो वो चाइना का वो जो वहां पर वो डैम बना रहा है, तो उन्होंने कहा है कि दिस इज अ न्यू रिस्क फॉर इंडिया और एक बहुत बड़ा थ्रेट देश के लिए बन रहा है। चाइना इतना कुछ कर रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा? डैम जो है वो एक दिन में नहीं बनने वाला सर, ये कोई लकड़ी का फट्टा नहीं है कि कल रात को 2 कील ठोके और बन गया। वो डैम अगर बनने में 25-20 साल लगेंगे ना सर, 2030 तो डैम के काउंटर में भी जो मेजर्स है ना वो ग्राउंड लेवल पर हो जाएंगे। आज अगर जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को रोका है ना, जिसके तहत उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख के ये बात बोला है कि पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा, तो इंडिया में जो पानी आएगा उसको लेके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके प्लान बना हुआ है, काम चल रहा है। आज की डेट में अगर मान लीजिए कि ब्रह्मपुत्रा के ऊपर डैम चाइना बनाने जा रहा है, ये कोई पहली बार हमें नहीं पता है, 1997 से ये बात हो रही है। आप हिस्ट्री पढ़ लो इंडिया चाइना रिलेशंस की, 1997 में सबसे पहले चाइना ने ये बात बोली थी। तो बनने क्यों दिया फिर? बना कहाँ है? शुरू तो काम हो गया। तो काम तो 97 से हो रहा है, आज तक क्या काम हुआ? काम तो 97 से हो रहा है। हम बनने का वेट करें? हमें बनने का वेट नहीं करना है सर, हमें ये पता है कि अगर चाइना बनाएगा, हमें ये बात अगर 97 से पता है तो हमारे पास काउंटर मेजर्स हैं, काम हो रहा है। यहाँ पर इंडिया ड्रेजिंग फैसिलिटीज बना रही है, इंडिया अपने रिजर्वायर्स बना रही है, असम में भी रिजर्वायर्स हैं, अरुणाचल में भी रिजर्वायर्स हैं, काम चल रहा है वहां पे सर। जितनी देर चाइना को लगेगी उतनी देर हमें भी लगेगी। अरुणाचल प्रदेश के तो सीएम इतना भी ब्लाइंड नहीं हो जाना चाहिए हर चीज को लेके कि नहीं भाई काम हो ही नहीं रहा है कुछ। नहीं सर, हो रहा होगा, पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम बोल रहे हैं कि सियांग बेल्ट और वहां पे जो आदि ट्राइब रहती है वो डेंजर में है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हाँ ठीक है, हो सकता है वो डेंजर में हो, उसको लेके काउंटर मेजर्स बन जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि सर कल रात को डैम बन जाएगा और आज सुबह जो है ये ट्राइब पूरी गायब हो जाएगी और पूरा सियांग रीजन खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। सरकार को भी ये बात पता है कि ठीक है, अगर वहां पे डैम का कंस्ट्रक्शन होगा तो कम्युनिटीज अफेक्ट होंगी, ट्राइबल कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट एक इशू है, उनका रिहेबिलिटेशन एक इशू है, रीजन की इकोलॉजी एक इशू है। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा होती रहती है। दीज आर नॉट ओवरनाइट थिंग्स कि सर आज रात को हमने डिसीजन ले लिया और कल सुबह से ये हो जाएगा। तो चीजें हो रही हैं, दे आर मटीरियलाइजिंग। सर चीजें ये भी हो रही हैं कि चाइना के, ये हर कोई जानता है और हमारे आर्मी ऑफिशियल्स ने भी बोला कि चाइना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दे रहा था। चाइना की इक्विपमेंट्स इंडिया के अगेंस्ट यूज हो रही थी। फिर क्यों भारत ने चाइनीज टूरिस्ट के लिए वीजा की फैसिलिटी 5 साल बाद दोबारा शुरू कर दी? यार एक सिंपल सी चीज मुझे बताओ, इंडिया का आदमी आज की डेट में बिजनेस करने चाइना जा रहा है, चाइना का आदमी बिजनेस करने इंडिया आ रहा है, दोनों का बिजनेस रिलेशनशिप अलग चल रहा है। आपको क्या लगता है कि हमारे मिलिट्री को ये बात पहले नहीं पता थी? पाकिस्तान के बाद 81% वेपनरी चाइनीज है, ये हमें भी पता है, आगे भी वो यूज करेगा, हमें भी पता है। आप एक चीज को ये समझ लो कि चाइना के लिए पाकिस्तान एक टेस्टिंग ग्राउंड है। वो अपनी मिलिट्री की इक्विपमेंट बनाता है, पाकिस्तान को बोलता है कि तुम मेरे बिहाफ पे टेस्ट करो, तुम्हारे टेस्टिंग रिजल्ट्स को मैं यूज करके इम्प्रोवाइज करूँ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन वेरी फंडामेंटल थिंग अबाउट चाइना। What makes China different from any other country in the world is कि चाइना कभी भी एक फुल फ्लेजेड मिलिट्री लड़ाई किसी देश के साथ लड़के कभी जीत नहीं सकता। वो ताइवान के साथ लड़ने की कोशिश कर ले या वो इंडिया के साथ लड़ने की कोशिश कर ले, वो अकेली लड़ाई कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि चाइना ने 1970s के बाद कोई लड़ाई कभी लड़ी नहीं है। दूसरी बात, आज हमारे पास भी ये इनपुट्स हैं, हमारे पास भी ये इंटेलिजेंस है कि किस प्रकार से चाइना की मिलिट्री में क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज ये याद रखो सर कि जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो इंडिपेंडेंट नेशन की आर्मी नहीं है, वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का एक मिलिट्री विंग है। देयर इज अ डिफरेंस। इंडिया की आर्मी किसी पॉलिटिकल पार्टी का विंग नहीं है। इंडिया की आर्मी इंडिया की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी रहे ना रहे लेकिन आर्मी वहां हमेशा रहेगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया चाइना, नंबर 1। नंबर 2, चाइना के अंदर जिस लेवल का डेंग जियाओपिंग जो उनका रूलर था, जिस तरीके से उसने एक मिलिट्री कल्चर क्रिएट किया था, और वो कल्चर क्या था कि जितने भी चाइना के मिलिट्री के सीनियर लोग होंगे, वो सीनियर लोग क्या करेंगे, वो बेसिकली
अपने आप बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू अपने यूनिट्स को चलाएंगे। आज चाइना के मिलिट्री अधिकारी जो हैं, सीनियर लेवल के ब्रिगेडियर एंड अबव रैंक के ऑफिसर्स, वो कैसीनो चलाते हैं। आज उनके पास ड्रग ट्रैफिकिंग के रैकेट्स हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के मिलिट्री अधिकारी इलीगली पूरे वर्ल्ड में तेल बेचते हैं। कहां से लाके पता है? ईरान से खरीद के, क्योंकि ईरान पे सैंक्शन है। तेल वहां से उठाकर उसको पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं। जिस कंट्री की मिलिट्री के अधिकारी इस लेवल पर काम करने में लगे, आपको लगता है कि उस कंट्री की मिलिट्री किसी प्रकार से हमारी जैसी कंट्री की एक प्रोफेशनल मिलिट्री को एक थ्रेट देगी? वो सर, एक ये होक्स है, क्रिएट किया गया, मैन्युफैक्चर्ड है। नोम चोम्स्की नाम का एक थिंकर था सर, उसने एक किताब लिखी है, उसकी किताब का नाम है मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट। ये होता है कि आप इस तरीके से मैन्युफैक्चर करो थ्योरीज, और फिर उनको बढ़ावा देने के लिए आपको लोग मिल ही जाते हैं। सर, ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जो बॉयकॉट करने की बातें हैं, हम भी एज अ नेशन सोचते हैं, जैसे मैं भी कहीं बाहर जाते हैं, चलो वो गो लोकल, अपना सामान लो। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आम लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट, हर चीज जो एक सिटीजन देखता है, वो कहता है यार हम बॉयकॉट कर रहे हैं, तो देश क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकता? सर, देश बॉयकॉट कर रहा है, लेकिन जो चीज आज की डेट में आप एक ट्रेड लेवल पर निर्भर हो, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होगे, आप बॉयकॉट करके क्या कर लोगे? सर 100-200 साल, एक बात बताओ, ईरान अकेला नहीं लड़ रहा, पूरी दुनिया से अकेला लड़ रहा है यार। तो ईरान अकेला लड़ रहा है का मतलब ये है कि क्या ईरान चाइना से सामान नहीं ले रहा कोई, या अमेरिका का कोई सामान नहीं ईरान में मिलता नहीं है आज की डेट में? सर, पर वो खुलेआम बोलते नहीं है कि ये भाई मुस्लिम देश को इकट्ठा होना पड़ेगा गाजा के लिए। यार, फिर वही बात, अब आप एक जगह पर मुस्लिम देश को लेके आ गए, यहाँ पर वो आइडेंटिटी की लड़ाई है, वो आइडेंटिटी वॉर है। मुस्लिम देश को क्या करना है? स्टैंड तो ले रहा है ना अपने पॉइंट। स्टैंड हमारा भी क्लियर था। हमारा स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि जब तक बॉर्डर पे ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, जब तक बॉर्डर पे पीस नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा। 5 साल चाइना को घुटने पे लाने के बाद उसको ये चीज समझ आ गई, और जब वो चीज समझा तो उसने अपने आप बॉर्डर लेवल पर डिसएंगेजमेंट किया या नहीं किया? हमने तो नहीं करवाया ना उनसे, उन्होंने खुद किया इस चीज को लेकर। तो प्रेशर बिल्ड करना होता है, आपको जाके उनका नौकर नहीं बनना है। ये माइंडसेट का फर्क है। यू हैव टू टुडे एक्सेप्ट द फैक्ट कि चाइना को आपको खड़े होकर कन्फ्रंट करना है। आपको उससे लड़ना नहीं है, आपको उसको कन्फ्रंट करना है, क्योंकि चाइना का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप हमारे जूनियर नौकर बन जाओ। हम एशिया के सुपर पावर हैं और आगे जाके वर्ल्ड के सुपर पावर हैं, इंडिया का कोई रोल नहीं। हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो यू हैव टू स्टैंड अप टू चाइना, और हमने किया है। हमने डोकलम के क्राइसिस में भी यही चीज की है, हमने अभी के क्राइसिस में भी यही चीज की है, जो लद्दाख में हुआ 2020 से, दोनों टाइम पे ये हुआ है। तो चाइना हैज गॉट अ वेरी क्लियर कट मैसेज कि इफ दे वांट द थिंग्स टू नॉर्मलाइज, दे हैव टू फर्स्ट बिहेव नॉर्मली। और ये चीज अब चाइना को क्लियर हो चुकी है। वो नॉर्मली कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ तो कर रहा है। आगे जाके कोई हरकत करेगा, वी ऑलवेज आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आने वाले टाइम में क्या चाइना ताइवान पर अटैक करेगा? चाइना ताइवान पे देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिमुलेशंस बहुत करता है कि मैं अटैक करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। वो हाइपोथेटिकली सिमुलेशंस करके दिखाता भी है कि मैंने वॉर गेम्स प्रैक्टिस किए हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो चाइना ताइवान स्ट्रेट है, विच इज द वाटर सेपरेटिंग बिटवीन चाइना एंड ताइवान, वो इतना रफ पानी है कि उस रफ पानी में आज चाइना को नेवल लेवल पर ऑपरेशन करने की कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, वो किसी तरीके से साइबर ऑपरेशन ताइवान में जरूर कर सकता है। साइबर लेवल पर पूरे के पूरे ताइवान को डिकैपेसिटेट कर सकता है, जिससे कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो सेमीकंडक्टर्स की हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। तो अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट कि अगर ऐसा होता है तो हमारे को क्या कॉन्सिक्वेंस में करना चाहिए। पर अगर आप ये कहते हो कि मिलिट्री अटैक होगा, चाइना के हेलीकॉप्टर जाएंगे, शिप्स पहुंचेंगी और लड़ाई होगी, वो नहीं कहीं दिखता। पर हाँ, साइबर लेवल पर एक ऑफेंसिव बहुत स्ट्रांग जरूर दिखता है आने वाले 2 साल में। ओके, दुनिया के टॉप 3 बेस्ट लीडर्स बताओ मुझे आज की डेट में। आज बड़ा मुश्किल है सर, ट्राई तो करो। बड़ा मुश्किल है। फॉर दैट मैटर देखो, अगर आप लीडर्स की क्वालिटी देखते हो उस कॉन्टेक्स्ट में, मैं कहूंगा कि जापान डेफिनेटली इज वन ऑफ द कंट्रीज। ओके, दे हैव अ लीडरशिप, दे हैव अ विजन, दे नो वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो। सेकंड लेवल पर आई वुड ऑलवेज प्लेस दी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, लाइक फॉर दैट मैटर फिनलैंड, वेरी इंपॉर्टेंटली। क्योंकि फिनलैंड को अगर आप देखो, एक डायरेक्शन है, एक विजन है कंट्री के पास, हमें क्या करना है, लोगों के साथ क्या काम करना है। फॉर दैट मैटर आप देखो, उसके बाद ग्रीनलैंड देखो आप। अभी ट्रम्प बार बार बोल रहा था हम ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। यू सी हाउ द ग्रीनलैंड का हेड ऑफ द स्टेट स्टूड अप जी, एंड व्हाट डिड ही से टू ट्रम्प इन अ पब्लिक इंटरव्यू। सो यू नो, यू नीड टू हैव पीपल हु हैव द कैपेबिलिटी टू स्टैंड अप टुडे। इंडिया, yes, to some extent. Prime Minister Modi, yes, at least when it comes to, for that matter, the national interest, we know very clearly what we want.
आप एक चीज को ये देखो कि फॉर एग्जांपल जब हम फिर वही बात करते हैं टेररिज्म को लेके, हमें टेररिज्म को लेके ये बात की क्लैरिटी है कि बॉस हम उनको बिरयानी नहीं खिलाएंगे आज। एक जवाब दे दो मुझे। अक्सर लोग एक बात बोलते हैं कि देश को अंबानी अडानी ने खा लिया और देश को बेच दिया, और ये बहुत बड़ी एलिगेशन ऑपोजिशन से लेकर काफी लोग ये बात पे रोक देंगे जब डिबेट शुरू होती है। मुझे आप इसका एक नैरेटिव दो कि क्या इसका ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और इसका काउंटर क्या है? देखो सर, प्रॉब्लम सिंपल है, ये एक एलिगेशन है जिसके ऊपर कोई एविडेंस और प्रूफ नहीं है किसी के पास, ठीक है। ये बातें होती हैं बोलने की, और वो बातें तब बोलने की होती हैं नंबर 1 जब आप किसी व्यक्ति के साथ compete नहीं कर सकते, जब आप उस व्यक्ति की पॉपुलैरिटी के साथ compete नहीं कर सकते, और जब आप ये चीज समझ जाते हो कि भैया ये बंदे की पॉपुलैरिटी के कारण हमारा कोई फ्यूचर नहीं, तब आपको इस प्रकार की बातें करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है, मैंने आपको अभी क्या बोला, आज अगर हमारे यहाँ पर एक ऑपोजिशन है, क्या ऑपोजिशन ने पिछले 1 साल में कंट्री को लेके किसी प्रकार का कोई विजन दिखाया? मैंने आज तक कोई विजन ऑब्जर्व नहीं किया। मैंने कभी भी ऑपोजिशन की तरफ से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं उनको सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ, मैं तो पप्पू मीडिया भी देखता हूँ, मैं उनको भी फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो बेचारे एक युवा को बनाने के लिए बैठे हैं वहां पर, उसका प्रोपोगंडा करते हैं सुबह से रात। गोदी मीडिया नहीं देखता मैं सर। तो मैं ये देखता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। सिर्फ एक ही चीज चल रही है। आप कुछ चैनल्स देखो जो हैं इस प्रकार के, जिनका सुबह से रात एक ही काम है, मोदी गलत, मोदी ये, मोदी ने वो कर दिया, आरएसएस ने कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। बस आपके पास डिबेट करने के लिए क्या कुछ और चीज नहीं है? आप कह रहे हो कि नहीं हम, अच्छा सबसे बड़ी बात ये देखो, ये सारे मीडिया हाउसेज के लोग अपने आप को कहते हैं हम निष्पक्ष पत्रकार हैं। पहली बात तो अगर आप निष्पक्ष हो तो आपको बोल के जताने की क्या आवश्यकता? आप प्रोपोगंडा चला रहे हो, आपके दिल में ये खोट है, इसलिए आपको बोलना पड़ रहा है हम निष्पक्ष पत्रकार हैं। हमारी निष्पक्षता को आप सपोर्ट करो, नहीं करता कोई सर आपको। तो समझो इस चीज को, जब आप किसी व्यक्ति की पॉपुलैरिटी को नहीं टारगेट कर सकते, जब आप उस व्यक्ति की पॉपुलैरिटी के आसपास नहीं आ सकते, जब आप देश को एक विजन नहीं दे सकते, तो बेस्ट थिंग इज कि कंफ्यूज करो। कंफ्यूज कैसे करना है? कंफ्यूज इस तरीके से करो कि कोई भी एलिगेशन लगा दो। सर, लोग आफ्टर पीएम मोदी आदित्य योगीनाथ को देखते हैं एज एन एक्सपर्ट ऑन जियोपॉलिटिक्स। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ देश को लीड कर पाएंगे? देखो सर, वो एक बीजेपी का इंटरनल मैटर है कि किसको लीड करना है। एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने जो काम किया है, उनके एक्शंस के हिसाब से आपको लगता है वो देश को लीड कर पाएंगे? मैं फिर वही कहूंगा कि उनकी पॉपुलैरिटी देश के लेवल पर है। करेक्ट। अब वो पॉपुलैरिटी लोग लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये पीपल का डिसीजन है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है। यहाँ पर लोगों का डिसीजन था 2014 में कि हमें एक पॉलिसी पैरालिसिस से अफेक्टेड सरकार को हटाकर एक डिसाइसिव सरकार चाहिए। तो वो डिसाइसिव सरकार को लाने के लिए लोगों ने काम किया। अगर लोगों को आने वाले समय में लगेगा कि ठीक है, हमें एक ये नेक्स्ट लेवल पर एक लीनिएज में नया डिसाइसिव नेता मिल रहा है, वो उसको इलेक्ट करेंगे। 75 की एज पे रिटायरमेंट लेनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को। सी, दीज आर रूल्स दैट पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड देमसेल्व्स। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिमिटेशन है नहीं कहीं पे, ठीक है ना। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशन नहीं है, आई थिंक कि किसी पार्टी की तरफ से कोई चीज कही हुई, हमें उस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उस पर फोकस करना चाहिए। वो कह रहे हैं ना कि अभी वाइस प्रेसिडेंट ने भी रेजिग्नेशन दिया, इसी वजह से दिया है, और कुछ हो सकता है क्या कारण हो, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं इतना पॉलिटिक्स को क्लोजली फॉलो करता नहीं सर। तो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, जो चल रहा है चलता रहे। बातें तो सर बहुत सारी धनखड़ साहब की, हाँ ठीक है, वो आती रहती हैं। कुछ होगी बातें बीच में, कुछ हो सकता है, कुछ अनबन भी होगी या कुछ कारण भी होंगे या व्हाटएवर इट मे बी, वी डोंट नो। यू नो एवरीथिंग सर। जुलाई 2025 पाकिस्तान को मंथली प्रेसिडेंसी दी जाती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। हाँ ठीक है, वो तो रोटेशनल है, किसी भी कंट्री को मिल सकती है, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। इंडिया को भी बहुत बार मिली है। पाकिस्तान ऑल्सो इज अ स्टेट इन द कमिटी ऑफ नेशन, वो यूएन का मेंबर है, उसको मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बैठ के कुछ उखाड़ नहीं सकते, बस फैक्ट ऑफ द मैटर ये है। डिसीजन तो ले सकते हैं? कुछ नहीं डिसीजन ले सकते। क्या डिसीजन हो गया? आपका क्लेरिकल काम है, वहां पे फाइल ऊपर से बन के आ रही है सिक्योरिटी काउंसिल से, आपको रीड करके कंट्रियों को पहुंचानी है वो फाइल, ताकि का काम होता है वो। कोई डिसीजन मेकिंग रोल नहीं है नॉन परमानेंट मेंबर का, वो परमानेंट मेंबर का है। परमानेंट मेंबर में पाकिस्तान नहीं है, तो उसका कोई रोल नहीं है वहां पे। बाकी ठीक है, इंडिया ने भी हिस्ट्री, अगर आप इंडिया के यूएन के रिलेशन की हिस्ट्री पढ़ो, बहुत बार हम लोग भी नॉन परमानेंट मेंबर रहे हैं वहां पे।
दैट डजंट मैटर। सर अब पता क्या, जो बॉयकॉट वाली बात आ रही थी ना, अब दिलजीत का दोबारा से एकदम से आपने देखा होगा बहुत ज्यादा वो न्यूज में आ गया कि मूवी आ रही थी सरदार जी 3, उसमें उन्होंने बोला वो हाने आमिर है उसको हटा दो। इन्होंने कहा इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे, बाहर रिलीज कर देंगे। इन्होंने रिलीज कर दी। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको क्यों नहीं निकाला, हटाया क्यों नहीं। दिलजीत की तरफ से स्टेटमेंट ये आती है, उनकी टीम में कहती है कि भैया वो तो पहलगांव से पहले हुआ था, तो क्या दिक्कत है। यार बात सिंपल है, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ ना, पहलगांव से पहले हुआ था तो पहलगांव क्या पूरे पाकिस्तान और इंडिया के इतिहास में कोई पहला इंसिडेंट था? आपको पाकिस्तान जैसे देश का इतिहास नहीं पता है? आपको उस देश का इतिहास नहीं पता है कि उसने भारत के खिलाफ पिछले 75 सालों में क्या किया है? सबसे पहला क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये उठता है कि आप नोइंगली कि वो आपके साथ क्या कर रहा है, उसके बाद भी आपको उनके लोगों को इतना सिर पे चढ़ाने की आवश्यकता क्या है? आपको उनके एक्टर्स को इतना सिर पे चढ़ाने की आवश्यकता क्या है? आप उनके एक्टर्स को पैसा देते हो मूवी देख के, वो एक्टर्स वहां पे पाकिस्तान में टैक्स भरते हैं, वो टैक्स सारा आर्मी लेके जाती है, आर्मी वही टैक्स का पैसा लेके आपके ऊपर अटैक करती है। यानी कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, आपके मनोरंजन से आप ही की कुटाई हो रही है। भाई जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं ना सर, और जब तक आप इस चीज को ऑफिशियल लेवल पर बॉयकॉट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखो ना, सिंदूर के टाइम पे और सिंदूर के बाद इंडिया में ये प्रोपोगंडा चल रहा था। एक स्पेसिफिक पूरा यूट्यूब पे मीडिया बैठा हुआ जो ये बातें कर रहा था कि भाई हमें पाकिस्तानियों को क्यों टारगेट करना है। एक लेडी न्यूज एंकर बार बार चिल्ला चिल्ला के बेचारी बोले जा रही थी कि भारत की आर्मी ने तो पाकिस्तानियों को जाके मार दिया। तेरे रिश्तेदार लगते हैं वो। जब इंडिया के लोगों को वो मारते हैं तब तो तू कभी स्टेटमेंट नहीं देती, तब तो तू उस टाइम पे स्टेटमेंट देती है कि भाई मोदी की नाकामी है। पाकिस्तान वाले तेरे रिश्तेदार लगते हैं कि उनके जाके सिविलियन मार दिए, उनके सिविलियन टेररिस्ट हैं, वो मरने लायक है, जहां मिल जाए मारो उनको। क्यों छोड़ रहे हो आप उनको एक को भी? आपको ये चीज समझनी है। मैं फिर वही कह रहा हूँ ना सर, देश के अंदर सांप बहुत बैठे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध ऑथर हैं राजीव मल्होत्रा जी, उन्होंने एक किताब लिखी है अभी लेटेस्ट, उनकी किताब का नाम है स्नेक्स इन द गंगा। 1000 पेज की किताब है सर। कभी वो किताब पढ़ना, और आपके रीडर्स को भी वो किताब पढ़नी चाहिए। मैं उनसे कभी पर्सनली मिला नहीं, मैंने उनसे सिर्फ उनकी किताबें पढ़ी हैं। स्नेक्स इन द गंगा आप किताब पढ़ना जरूर, आपको समझ आएगा कि वो किताब के अंदर उन्होंने क्या लिखा है, कि कौन है हमारे देश के अंदर के बैठे हुए सांप। कौन है ये सारे लोग जो इस प्रकार का एजेंडा रनिंग करते हैं कि पाकिस्तानी मार दिए वहां पे जाके, तुम्हारे रिश्तेदार लग रहे थे, मार दिए मर गए। जब वो इंडिया को आके इंडिया के लोगों को मारते हैं तब तो तुमसे ये बातें होती नहीं। तब तो उस समय हर चीज जो है कि भाई ये तो मोदी की नाकामी थी। मोदी का काम है कि वो जाके वहां पर खड़ा हो जाएगा सिक्योरिटी गार्ड बन के। आप चीज को समझो ना सर, मैंने फिर वही बोला, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल देम कंफ्यूज देम। ये स्ट्रेटेजी पे चलते हैं ये लोग, और ये इन्होंने लिखा है राजीव मल्होत्रा जी ने किताब में कि ये स्ट्रेटेजी है। इफ यू कैन नॉट कंट्रोल देम देन कंफ्यूज देम, सिंपल चीज है। और कंफ्यूज कैसे करो? जो अभी आपने भी बात बोली अंबानी अडानी, अभी आपने भी बात बोली कि जी ब्रह्मपुत्रा पे डैम बन रहा है। नहीं, ब्रह्मपुत्रा पे डैम बन रहा है, आपको क्या लग रहा है कि हमारी सरकार ब्रह्मपुत्रा में बोटिंग करा रही है? हमें भी पता है ना सर। चाइना वेपन दे रहा है पाकिस्तान को, हमें भी पता है ना सर। वी विल टैकल इट आवर वे एंड वी डोंट नीड टू पब्लिसाइज व्हाट वी आर डूइंग टू टैकल इट। व्हाई डू दीस पीपल नीड पब्लिसिटी? आपको मैं बताऊं, आज की डेट में ये लोग जो आपसे सवाल पूछते हैं ना, ये वाले, चाइना को लेके हम क्या कर रहे हैं, वेपन्स को लेके हम क्या कर रहे हैं, ये सर देश के लिए सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये चाइना के लिए सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि जब आप पब्लिसाइज करोगे ना इन स्टेप्स को, चाइना उन स्टेप्स को लेके काउंटर करेगा आपको। क्योंकि जब आप पब्लिसाइज करोगे कि भाई आज की डेट में कि हमने चाइना के वेपन्स जो पाकिस्तान को जा रहे हैं उसको टैकल करने के लिए ये किया, चाइना के पास काउंटर स्ट्रेटेजी आ गई। हमने ब्रह्मपुत्रा को टैकल करने के लिए ये किया, काउंटर स्ट्रेटेजी आ गई। These people are not talking about issues of the people, sir. They are talking on behalf of certain people, so that the intelligence and information reaches them. So इस चीज को समझो आप। इसी रीजन से not everything requires an answer. There are things that happen and there are things that are happening also. वो होती रहेंगी। निमिषा प्रिया, इंडियन नर्स जो कि यमन की जेल में है, एग्जीक्यूशन देने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। अगर आप ब्रीफली इनका केस समझा सके और क्या हो रहा है। सॉरी यार, मैंने खुद भी नहीं पढ़ा इनका केस, मेरे को खुद भी कोई आइडिया नहीं है। विजय माल्या चोर है? मुझे नहीं पता यार। मैं बैंकिंग सिस्टम को इतना डीपली जानता नहीं कि उसने किया क्या है क्या नहीं किया। इतना जरूर मैं कह सकता हूँ वो भगोड़ा है। अगर वो भागा है देश छोड़ के तो कुछ ना कुछ तो किया होगा। बाकी
आई डोंट नो। अब तो जो वीडियोस आ रही हैं, पॉडकास्ट आ रहे हैं, उसमें वो ये बोलते हैं कि पैसा तो मैं कई गुना ज्यादा दे चुका हूँ सरकार को, गवर्नमेंट को, यानी कोर्ट्स को, और फिर भी वो मुझे चोर बोल रहे हैं। वो कहते हैं मैं तो चोर हुई नहीं। देखो मैं फिर वही कहूंगा कि मुझे नहीं पता कि वो पैसा दे चुके हैं, देना है, क्या ड्यू है, बट मुझे इतना समझ जरूर आता है कि अगर आप इतने क्लीन हो तो आप इंडिया में आके बेंगलोर में जहां आपका घर है वहां पे रहो। अगर आप डर रहे हो ना उस चीज से, तो मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो ये बात याद रखना। बाकी टेक्निकलिटी तो उस केस की मैंने ना कभी पढ़ी है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है इन जैसे लोगों को पढ़ने में। आपने बांग्लादेश की बात की थी, शेख हसीना कहाँ है? शेख हसीना इंडिया में, और वो इंडिया में रहेगी जब तक उसको फ्री ट्रायल वहां पे नहीं मिलेगा। और फ्री ट्रायल देना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ ह्यूमन राइट। वो आप डिनाई नहीं कर सकते किसी को, तो वो तो आपको प्रोवाइड करना ही करना है, तब तक शी विल नॉट गो। तो ये चीज तो तय है, फैक्ट है। इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करनी है? हमने कोई उसको एसपीजी सिक्योरिटी थोड़ी देनी है यार। शी इज द हेड ऑफ द स्टेट, शी इज बेसिकली टेकिंग अ रेफ्यूज इन इंडिया फॉर द टाइम बिंग, फॉर द पॉसिबल थ्रेट ऑफ परसिक्यूशन ऑफ हर, एंड दैट टू ऑन फॉल्स चार्जेस। हो सकता है कि शेख हसीना वापस पावर में आ जाए। वी कांट से, वेरी रेयर, वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द बांग्लादेशी पीपल वांट। बट फिर वही बात है ना कि बांग्लादेश में वही सिचुएशन है इंडिया वाली, इफ यू कांट कंट्रोल देम, कंफ्यूज देम, तो लोगों के मन में जहर भर दो। जैसे एक वो आपने देखा था ना, वो अभी चला था, वो संविधान लेके हाथ में, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। सर 10 साल से ये सरकार जो है पूर्ण बहुमत लेके बैठी है, कंप्लीट मेजोरिटी है, उसके बावजूद भी कोई संविधान में छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन लोगों के मन में गुमराह करके उनको कुछ भी बोल दो। अभी पीएम मोदी की भी काफी विजिट्स होगी फॉरेन में, है ना? काफी कंट्रीज। तो आप कैसे मैप कैसे करते हो इन सबको चीजों को? जैसे इफ अगर पीएम मोदी का कोई अगर शेड्यूल है तो आप कैसे फॉलो करते हो उसको पर्सनली? नहीं मतलब जैसे वो उनकी विजिट के बारे में इंफॉर्मेशन पहले आ जाती है, लगभग 1 से 1.5 हफ्ता पहले एमईए एक प्रेस रिलीज दे देता है। करेक्ट। तो उससे अंदाजा लग जाता है कि कौन सी जगह पे जाना है, वहाँ पर क्या प्रायोरिटीज हैं, वहाँ पर क्या रेक्टिफिकेशन होना है फॉरेन पॉलिसी में, किस तरीके से कोई चेंजेस आने नहीं आने। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब उनका शेड्यूल अनाउंस हुआ है अफ्रीका का, तो ये पता चल गया कि ठीक है, अफ्रीका हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी इन आवर फॉरेन पॉलिसी, पर ऐसी जगह पे जाना जैसे घाना है जो कि अनटच्ड स्टेट्स हैं, मतलब वहाँ पर कोई हेड ऑफ द स्टेट इस लेवल का जनरली नहीं जाएगा। तो उससे ये पता चल जाता है कि ठीक है, दीज आर स्मॉलर स्टेट्स वेयर वी वांट टू गिव प्रायोरिटी। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, मतलब कोई क्यों जाएगा वहाँ पे। बट फिर भी अगर वहाँ पर गए वो और उन्होंने जाकर वो विजिट करी, तो उससे ये समझ आता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में, पूरे कैरिबियंस में, हम उनको एक प्रायोरिटी देके ग्लोबल साउथ का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। ओके। तो इस नज़रिए से ये है कि आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि वाई आर वी गोइंग देयर। और अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि लोगों को ये चीज़ें मजाक लगती हैं। मैं बोलने वाला था, भगवत मान कह रहे हैं कि मोदी जी जा रहे हैं मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया। उसके बारे में छोड़ो, मतलब उसको क्यों सीरियसली ले रहे हो आप? एक स्टेट का मुख्यमंत्री है, ठीक है, उसको नहीं लेते हम स्टेट, मतलब एक स्टेट का हेड ऑफ स्टेट की बात कह रहा है कि मोदी जी कहीं भी जा रहे हैं, देश में आ जाओ, क्या कर रहे हो। वो ठीक है, उसको जो बोलना है बोलने दो। उसकी पार्टी का क्या हाल हुआ है दिल्ली में, क्या हाल होने वाला पंजाब में, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। द फैक्ट इज कि आप इस चीज को समझो कि दिस काइंड ऑफ पीपल डोंट हैव द इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट फॉरेन पॉलिसी इज, एंड दे कांट अंडरस्टैंड दैट आल्सो। इनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के बियॉन्ड चीजें हैं वो। तो इनको जाने दो, इनको जो कमेंट देने दो। इनके कमेंट से कुछ नहीं होने वाला। इनके कमेंट से मतलब आप सोचो कि वो बंदा वहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पर पंजाब में 10,000 लोग एक जेसीबी आ जाता है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको कि अगर आपके पंजाब में इतने विले लोग हैं कि इतना काम करने के पास उनके पास काम नहीं है कि 10,000 आदमी खड़े होकर वहाँ पे जेसीबी में देख रहा है, तो आपको ये शर्म आनी चाहिए और डूब जाना चाहिए आपको ये सोच के कि आपके बेरोजगारी का हाल क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। कई बार ये होता है ना कि जब आप थोड़ा सा कम दिमाग रखते हो तो ऐसी स्टेटमेंट देने से आप अपने दिमाग की ही एक एंट्री दिखा देते हो लोगों को। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लेट्स नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू दीज काइंड ऑफ पीपल यार। मतलब इन लोगों को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए हमें इंडिया में। इनको बोलने दो जो बोलना है, ठीक है। ऐसे लोग सीएम कैसे बन जाते हैं? बनने दो यार, ठीक है, सबकी किस्मत होती है यार। राइट। तो जब एक देश का मुखिया ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज विजिट करता है, क्रोशिया है और बहुत सारे नाम है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि जब ऐसे देश का प्रधानमंत्री ऐसी छोटी छोटी स्टेट्स में जा रहा है तो अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट इन स्टेट्स, इन जगहों में क्यों हो रहा है?
यार आपको एक चीज़ ये समझनी है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी पिछले 15 सालों से क्या है। हमारी पॉलिसी ये है कि हमें ग्लोबल साउथ का एक लीडर बनना है। ग्लोबल साउथ की ये जो कंट्रीज़ हैं विच आर दी स्मॉलर नेशंस, जिनको हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के टाइम पे भी कोट किया करते थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट के टाइम पर भी रीच आउट करा करते थे, ये वही कंट्रीज़ हैं जिनको आज हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें चाइना के ट्रैप से बचाना है। हमें एक चाइना का ऑल्टरनेटिव पेश करना है वहाँ पे। अगर आज चाइना जाके वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म कर रही है, इंडिया जाकर अगर मान लीजिए ब्राज़ील है, नमीबिया है, घाना है, इन जैसे देशों में जाकर उनको ये ऑल्टरनेटिव पेश कर रही है। ऑल्टरनेटिव पेश करके ये बता रही है कि देखिए आज आप चाइना के अथॉरिटेरियन सिस्टम के सामने ये एक डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव है। चाइना अगर आपके यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ला के ये कह रहा है कि भाई उसके थ्रू मैं आपके यहाँ सर्वेलेंस करूंगा, तो हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। ओके, तो ये फ़र्क है। तो आज सबसे बड़ी बात यह है, फिर मैं वही कहूँगा कि आप जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इतिहास पढ़ते हो, तो कल को जब नेहरू फॉर दैट मैटर किसी छोटी कंट्री में गया था, तो क्या भगवंत मान उस टाइम पे उसका मजाक उड़ाएगा? या इंदिरा गांधी जब अफ्रीका के छोटे देशों में जाएगी, अगर उसने कभी इतिहास गलती से पढ़ा भी हो या उसके पार्टी वाले उसको पढ़ा दें, तो क्या उसको ये समझ आएगी? क्या उनका मजाक उड़ाएगा वो? तो यहाँ पर इस चीज़ को समझो, आवर फॉरेन पॉलिसी हैज़ ऑलवेज बीन दिस। प्रायोरिटीज अलग हैं। उस समय नॉन अलाइंड मूवमेंट के तहत एक आइडियोलॉजिकल पोस्चरिंग करनी थी, आज ग्लोबल साउथ की पोस्चरिंग करनी है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ये बात वैलिड है। और जिस तरह से जो मुझे भी पर्सनली लगता है कि अगर एक ऑफिशियल विजिट पे कोई हेड ऑफ स्टेट जा रहा है, हेड ऑफ एक देश का मुखिया जा रहा है, तो वो टाइम पास करने थोड़ी जाएगा, वो घूमने थोड़ी जा रहा है। वहाँ पर जो डील्स हो रही हैं, जो चीज़ें अपलिफ्टमेंट के लिए हो रही हैं, वो कंट्री के लिए होती हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि जब एक जगह से कोई कंट्रोवर्सी मानो शुरू होती है और हम एज अ कंट्री एक बोल्ड स्टैंड लेते हैं, फॉर एग्जांपल आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, अब जैसे मुझे खुद घूमने कहीं जाना था, तो मेरे दोस्तों से बात चल रही है हम टर्की नहीं जाएंगे, हमने कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया। सवाल आता है जब मालदीव्स की बात आती है, तो फिर प्रधानमंत्री मालदीव्स क्यों चले जाते हैं? नहीं, मालदीव्स आप एक सिंपल सी चीज़ देखो कि मालदीव्स जाने में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मालदीव्स जो है उसने एक इलेक्शन कैंपेन के तहत इंडिया आउट कैंपेन चलाया। जब मोदी जी के पुतले भी जलाए गए थे। ठीक है, जो उन्होंने इंडिया आउट करा, हमने उनको कुछ नहीं किया। इंडिया आउट में उन्होंने सबसे पहले क्या डिमांड रखा? उन्होंने डिमांड ये रखा कि आप अपने डॉर्नियर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, इन सबको यहाँ से विड्रॉ कर लो। हमने विड्रॉ भी कर लिए। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? मुइज़ू को ये लगता था कि चाइना विल रिप्लेस देम। चाइना कुड नॉट रिप्लेस एनीथिंग। आज की डेट में मालदीव्स की जो स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस है, जब उसने रिपोर्ट बना के मालदीव के प्रेसिडेंट को दी कि सर आपने जो ये इंडिया के एयरक्राफ्ट से यहाँ से रिमूव कर दिए, जो कि यहाँ पर सर्वेलेंस और रेस्क्यू ऑपरेशंस किया करते थे आइलैंड्स में, आज उसकी वजह से पब्लिक सेंटीमेंट इज़ मोर इन फेवर ऑफ इंडिया दैन इन चाइना, इन फेवर ऑफ चाइना। क्योंकि चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट भेज दिए, बिना क्लियरेंस के भेजे। चाइना ने अपने वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भेजे मेडिकल फैसिलिटी के लिए, तो उसमें पैरामेडिक स्टाफ नहीं था। तो चाइना कुड नॉट प्रोवाइड दैट ऑल्टरनेटिव। और आज फिर मैं वही कहूँगा, जब ग्लोबल साउथ की हम किसी भी ये नमीबिया और ये टाइप की कंट्रियों में जाते हैं जिसका मजाक उड़ाया जा रहा था, इन कंट्रीज में जाकर हम यही चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आज आपके सामने एक चाइना है, आज आपके सामने एक इंडिया है, द चॉइस इज़ योर्स। हम आपके ऊपर कोई सिस्टम इम्पोज नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव दिखा के जा रहे हैं। मालदीव में हमने यही किया। आपने कहा कि ठीक है इंडिया आउट, हम इंडिया आउट करके आ गए। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? आपको खुद रियलाइज हुआ कि इंडिया की एब्सेंस आपको ऑपरेशनली कितना हर्ट करती है रोज के रोज। उसके बाद मालदीव ने वापस से इस चीज़ को मांगा, हमने जाके प्रोवाइड कर दिया। हम यहाँ पर कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी वेंजियंस के बेसिस पे नहीं चलाते कि नहीं तुमने हमारे साथ एक बार बोला था इंडिया आउट, तो अब हम कभी नहीं जाएंगे। दिस इज नॉट व्हाट अ मैच्योर नेशन विल डू। इमेच्योर अमेरिका जैसी कंट्री कर सकती है, इंडिया जैसी कंट्री नहीं करेगी। हमारा इतिहास फॉरेन पॉलिसी का नहीं है ऐसा, ना हमारा कोई सिविलाइजेशनल इतिहास है ऐसा कि हम ऐसा काम करेंगे। सर, पर टूरिज्म के नाम पे जब लोग बॉयकॉट करते हैं, तो हम एज अ कंट्री क्यों नहीं ऐसे बोल्ड स्टेप्स ले सकते? नहीं, आप बिल्कुल एज बोल्ड स्टेप्स ले सकते हो। जब हमने, फिर मैं वही कहूँगा, जब मालदीव ने इंडिया आउट बोला तो हमने अपोज नहीं किया, हमने साइलेंटली वहाँ से इंडिया आउट कर लिया। उन्होंने बोला आप अपने एयरक्राफ्ट ले, तो हमने, मतलब अगर कुछ कल को आप कह रहे हो कंट्रोवर्सी भी होती है, अगर पाकिस्तान के साथ कुछ होता है, तो फिर से कल को अगर क्रिकेट का मैच होता है तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस इन अ स्टेट लाइक पाकिस्तान एंड देयर इज अ डिफरेंस इन अ स्टेट लाइक मालदीव्स। मालदीव्स एक इमर्जिंग डेमोक्रेसी है, वो एक इमेच्योर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। ऐसा एक इमर्जिंग इवॉल्विंग देश जो है इस प्रकार की गतिविधियाँ करता है, ऊंच नीच की चीज़ें होंगी। नेपाल में भी यही चीज़ें होती हैं। नेपाल कभी हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देगा, फिर हमारे साथ ही बैठेगा, कभी हमारे खिलाफ कुछ बोल देगा, कभी वो लिपू लेके मैप को बोल रहा था कि ये हमारी टेरिटरी है, आज वो हमारे से एड भी लेता है, हमारे से बात भी करता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस इन दीज स्टेट्स, दे आर इमर्जिंग।
एक इमर्जिंग स्टेट्स के अंदर इन टाइप की इनसिक्योरिटीज होती हैं, बट देयर इज अनदर स्टेट लाइक पाकिस्तान, वो एक टेररिस्ट स्टेट है। आज की डेट में अगर आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान के लोगों के साथ हमें एंगेज कर लेना चाहिए कि नहीं भाई लोगों की क्या गलती है, सरकार टेररिज्म कर रही है, वो लोग भी तो टेररिज्म का समर्थन कर रहे हैं ना उसी सरकार का, तो पीपल आर ऑल्सो टेररिस्ट। मैं इस पॉइंट को हमेशा ये बात बोलता हूँ कि देयर इज नो सिंपैथी टू बी मेड विद अ पाकिस्तानी सिटीजन। अब पाकिस्तानी सिटीजन आज की डेट में अगर वो खड़े होकर अपनी सरकार का समर्थन कर रहा है, उनको जूते नहीं मार रहा कि आप टेररिज्म क्यों कर रहे हो, तो वो एक टेररिस्ट से कम नहीं है, दे डिजर्व टू बी किल्ड। अगर कल इंडियन क्रिकेट टीम दोबारा से पाकिस्तान के साथ मैच खेलती है, बिल्कुल गलत है ये, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपका एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड होना चाहिए कि इन जैसे नापाक देशों के साथ अगर आप काम करोगे, या इन जैसे देशों के साथ जिनकी हिस्ट्री ये रही है कि जिनकी पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, तो ये चीज फिर आपके लिए फंडामेंटली रॉन्ग है। इसमें प्लेयर्स का कुछ रोल आएगा या बिल्कुल सरकार आएगा। का रोल है? अब मतलब आप कह रहे हो विराट कोहली खुद बोल सकता है कि मैं नहीं खेलूंगा। हाँ एग्जैक्टली बोल सकता है, उसके अंदर कोई कॉन्शियंस नहीं है अपनी, उसके अंदर कोई कॉन्शियंस नहीं है। क्या उसके लिए लाइफ सिर्फ पैसा है? इज एवरीथिंग ओनली मनी? आप कोई क्रिकेट खेलने के टाइम पे निष्काम सेवा तो नहीं कर रहे ना देश के लिए, आप पैसे के लिए ही कर रहे हो ना। आपको अच्छा खासा कई करोड़ों में पैसा मिलता है। अगर आप देश के साथ खड़े हो और एक प्रिंसिपल स्टैंड लेके खड़े हो तो आप मना भी कर सकते हो, पर क्वेश्चन ये है कि आप करोगे या नहीं करोगे, वो फितरत आपकी उस समय समझ आएगी। सर शिखर धवन ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया, आपने देखा उसका? नहीं मैंने नहीं देखा। शिखर धवन ने, मैं क्रिकेट देखता नहीं यार, मेरे को बड़ी बेकार चीज लगती है अनफॉर्चुनेटली। राइट बट शिखर धवन ने अपनी स्टेटमेंट दे दी थी अपनी टीम मैनेजमेंट को कि मैं ये क्लियर स्टैंड लेता हूँ कि पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच में मैं नहीं खेलने वाला, एज अ प्लेयर आप यू कंसिडर मी आउट। तो ये भी एक बड़ा स्टैंड मुझे लगा ये कि सिमिलर स्टैंड जो है, अगर ये शिखर धवन जो आप कह रहे हो अगर वो ले सकता है, तो बाकी क्रिकेट टीम को कोई मौत पड़ी है लेने के लिए? अगर मान लीजिए कि क्रिकेट मैच कल को हो भी रहा है तो मतलब आप कह रहे हो बीसीसीआई बोल भी रही है खेल लो, तो तुम क्यों जा रहे हो? तुम क्यों जा रहे हो? एग्जैक्टली। ओके बट सर थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। मैं और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पिछली बार ना कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप सर से ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, सर को बोलने दो, ये करने दो। तो मेरा बस ये है कि यहाँ पर जब मैं बैठता हूँ तो मैं इस माइंडसेट से बैठता हूँ कि हम उन सभी बातों का जवाब दें जो कि एक्चुअली में कंसर्निंग है। जिसका जो माइंडसेट है ना सर वो तो है, पर जब कहीं आप टेबल पर बैठते हो आपके पास वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए अपनी बात को काउंटर करने के लिए। सो ऑफ द कैमरा हम बहुत बातें करते हैं, हंसते वस्ते भी रहते हैं, बट मेरा यहाँ पे ये रोल था कि मैं हर एक चीज, और जिस तरह से आपने आंसर किया है, एंड जब पहली बार भी हमने जब पॉडकास्ट किया, you have been an inspiration to so many people. Thank you so much for doing what you're doing. नहीं thank you so much यार, it's just a simple duty। हम कोई एक्सेप्शनल काम नहीं कर रहे, we are just citizens of this country and working for the welfare of this country. Agreed. Because the country has to survive, country has to stay। ये इंडिया की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री आप देख लो सर, 5000 साल से अगर ये सभ्यता पूरी बची है तो ये लोगों के कारण बची है। राजा आए, राजा चले गए, कोई आज की डेट में राजाओं को उतना याद नहीं करता है जितना हम भारत की सभ्यता को और भारत की संस्कृति को याद करते हैं। तो वी हैव टू जस्ट बी फोकस्ड ऑन दैट, ये चीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।